एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए जानते हैं खबरों में आपके लिए क्या है खास। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस थाने में कैसे ब्लास्ट हो गया। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक अचानक कैसे फट गया। क्या इसके पीछे आतंकी डॉक्टर उमर के किसी साथी का हाथ है? बताएंगे। मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। क्या 17 नवंबर के बाद पाकिस्तान पर बमों की बारिश होने वाली है? दिखाएंगे। आतंकी यूनिवर्सिटी के 150 डॉक्टर कहां गायब हो गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। बताएंगे। बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली से पटना तक हलचल तेज है और जीत के बाद नीतीश अब तक क्यों मौन है? सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिखाएंगे आपको। तेज प्रताप के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने भी लालू परिवार से बगावत कर दी है और तेजस्वी के संजय फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। बताएंगे। बिहार की जीत के बाद बंगाल में सियासत क्यों गर्मा गई। पीएम मोदी बोले बंगाल से जंगल राज हटाएंगे तो टीएमसी ने पलटवार किया, बीजेपी के सपने पूरे नहीं होने देंगे। तमाम बड़ी और अहम खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार में बंपर जीत के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश ही सीएम बनेंगे। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर बोले सीएम योगी, जनता ने सुशासन पर लगाई मोहर। डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा और विकास। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी का बड़ा झटका लगा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ी, परिवार से भी नाता तोड़ा। एक्स पर पोस्ट कर किया ऐलान। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी का एक्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में 6 साल के लिए निलंबित किए गए। बिहार के कैमूर में मतगणना के बाद हिंसक झड़प। मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने 9,700 करोड़ की परियोजनाओं को सौगात दी, हरी झंडी दिखाई। बिहार के महाजीत के बाद गुजरात में जश्न। सूरत में बिहारी समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने किया संवाद। श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में विस्फोट का नया वीडियो सामने आया। 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। घटना में 9 की मौत, 27 घायल। नौगाम ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर सरकार का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख, घायलों को 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। अल फलाह के खिलाफ कसा शिकंजा। यूनिवर्सिटी गई एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस ने 7 घंटे जांच की, 2 एफआईआर दर्ज। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के नक्शे की जांच में जुटा प्रशासन। स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण की जांच। 20 एकड़ में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में रहने वाले 15 डॉक्टर्स के फोन बंद। जांच एजेंसियां डॉक्टर्स की तलाश में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जमीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन हिला, मचा अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली ब्लास्ट पर जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान। बोले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी सरकार। युवाओं को शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा। यूपी के बहराइच में 2 घुसपैठिए गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते घुसपैठ की फिराक में थे ब्रिटिश महिला और पाकिस्तानी पुरुष। जांच में जुटा सुरक्षा एजेंसियों का दल। जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे दोनों आरोपी। यूपी के सीतापुर में अराजक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, कई मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। अरुणाचल में 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनो रेल। खराब मौसम में अग्रिम चौकियों तक आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा। बाबा बोले ब्रज क्षेत्र को बनाएंगे मांस मदिरा से मुक्त। देश के लिए हिंदू समाज एकजुट है।
अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की पूरी तैयारी। ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन के न्योता। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। दिल्ली धमाका, अभी पूरी तरह से उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई कि एक बार फिर से धमाका हो गया। लेकिन यह धमाका दिल्ली से दूर जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपको दिखाऊंगा धमाके की तस्वीर, लेकिन दिल्ली धमाके का सबसे नया वीडियो सामने आया। फुल फ्रेम दिखाइए। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल था। आप देखिए जरा लोग कैसे वहां पर एक दूसरे को बचा रहे हैं, लोगों को कार से बाहर निकाल रहे हैं। बंदा मर रहा, तू वीडियो बना रहा। इधर का फाड़ बॉडी ना फाड़, सब कुछ वो आटवा में आग लगी उधर देखो। ओए होए भाई, इससे भी दूर हो जाओ भाई। भाई यहाँ से हट जाओ यार, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ से हट जाओ भाई। भागो 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 भागो। अरे मामा, बंदे मर गए होंगे यार, मर गए होंगे भाई, बंदे मर गए होंगे यार, बंदे मर गए होंगे, बंदे मर गए। इधर दिल्ली में धमाका, इधर नौगांव में धमाका हुआ। देखिए ये साजिश है या हादसा, इसको लेकर जांच की जा रही है। सुनवाइए जरा कैसे धमाका हुआ। अब मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं। देखिएगा सीसीटीवी में तबाही कैद हुई। रात में 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है। देखिए कैसे सब कुछ हिल गया। अब दर्शकों आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई और इतना विभत्स ये धमाका था कि आसपास के घरों तक में नुकसान हुआ है। थाने में धमाका हुआ। देखिए जरा इसका सीसीटीवी। दर्शकों, धमाका आपने देख लिया, लेकिन धमाके पर धमाके हो रहे हैं। और आपको बताएं ये PAFF, ये जैश का शैडो संगठन है। ये हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन दर्शकों आपको मैं बता दूं, ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इसमें किसी भी आतंकी घटना का हाथ नहीं है, आतंकियों का हाथ नहीं है। लेकिन अभी इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों जांच की जा रही है। क्योंकि पुंछ में जो अटैक हुआ था उसमें भी यही संगठन शामिल रहा था। लेकिन अब इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई यह हादसा है या साजिश। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है और देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए जरा। चालीस दिन 10 अटैक 20 मौत। दिल्ली में घूमती गुमनाम कार।
जिस थाने में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की पहली एफआईआर लिखी गई, उसी थाने को उड़ा दिया गया। क्या यह महज हादसा था या आतंकी बदला या कोई साजिश? सैकड़ों अनसुलझे सवाल और जवाब, चीखते बिलखते परिवार। आतंक के अंत का अब एक ही रास्ता है, तोपे तान दी जाएं, फाइटर आसमान में आ जाएं, युद्धपोत समंदर को घेर ले और टारगेट सिर्फ एक हो, पाकिस्तान। बदला तो होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले सवाल यह कि दिल्ली में घूमती चौथी कार कहां है? कहां है 360 किलो तबाही का सामान और कितने टारगेट अभी और बाकी हैं? इसका जवाब कि अगर कोई भी लावारिस वस्तु या कोई असामाजिक तत्व या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी बीट अफसर, पीसीआर, स्थानीय एसएचओ या दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। सवाल बस एक ही है, क्या खतरा अभी बाकी है? क्या नौगाम धमाका कोई मिस्ट्री है? बस देखते जाइए, अगले कुछ मिनट में एक एक जवाब आपके सामने होगा। सवाल कई सारे हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन दिल्ली से जुड़ता है दर्शकों, दिल्ली धमाके से। आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। देश पर मंडराता आतंकी खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर धमाके से दहल उठा दर्शकों। धमाका श्रीनगर के नौगाम थाने में रात 11:22 पर हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक, 2 क्राइम फोटोग्राफर भी शामिल हैं। 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी की भी धमाके में मौत हो गई है। अधिकारी नौगाम थाने में ब्लास्ट की वजह हादसा बता रहे हैं। दावा है कि फरीदाबाद से लाया गया विस्फोटक थाने में रखा था। फॉरेंसिक टीम जब रात में सैंपल ले रही थी तभी अचानक विस्फोट हो गया। दूसरी तरफ PAFF नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब ब्लास्ट के पीछे 2 थ्योरी आतंकी खतरे पर सस्पेंस पैदा करती हैं दर्शकों। अगर हादसा था तो PAFF ने धमाके की जिम्मेदारी क्यों ली? सवाल तो है। और अगर आतंकी संगठन ने थाने में ब्लास्ट कराया तो इसे हादसे का रंग क्यों दिया जा रहा है? यही वो सवाल हैं जो जांच के ऊपर साफ किए जाएंगे। जांच की जाएगी, उसके बाद सवालों के जवाब मिलेंगे। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रिकवरी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण सैंपलिंग प्रक्रिया और हैंडलिंग FSL टीम द्वारा अत्यधिक सावधानी के साथ की जा रही थी। हालांकि दुर्भाग्यवश कल रात लगभग 11:20 पर आकस्मिक विस्फोट हो गया। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना के कारण को लेकर किसी भी अन्य तरह की अटकलें लगाना अनावश्यक है। सरकार इस शोक की घड़ी में दिव्यांगतों के परिजनों के साथ एकजुटता से खड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय ने क्या कहा ये मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन अब मैं बताता हूं। अलर्ट तो है, इसलिए देश भर में देखिए आप, धमाके के बाद फोर्स है, चेकिंग चल रही है। फुल फ्रेम दिखाइए कैसी चेकिंग की जा रही है। अब दर्शकों, एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ धमाके के बाद जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले मातम मना रहे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि परिवार के लोगों को खो दिया है और वो इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये धमाका आपको पता है किस विस्फोटक में हुआ? जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था 2900 किलो और उसमें से 23 किलो लेकर जाया गया जम्मू कश्मीर, लेकिन अचानक उसमें धमाका हो गया। और दर्शकों, ये थ्योरी जो है ये एक्सपर्ट्स को पच नहीं रही है। इसलिए दर्शकों, इसके पीछे कई सवाल हैं, मैं आपको बताता हूं। पुलिस का दावा है कि बरामद विस्फोटक में धमाका हुआ है, लेकिन विस्फोटक को बिना सेफ एनवायरनमेंट के क्यों खोला गया? पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक टीम सैंपल ले रही थी, लेकिन रात में 11 बजे, 11:30 बजे कौन सा सैंपल कलेक्शन चलता है? सवाल तो यह भी है। अब पुलिस ने कहा कि सैंपल की एग्जामिनेशन की जा रही थी, लेकिन फॉरेंसिक प्रोसीजर डे टाइम या लैब में किए जाते हैं, थाने में नहीं। या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई, यह भी सवाल है। क्या अमोनियम नाइट्रेट में दूसरे केमिकल मिले हुए थे? क्या विस्फोटक की तीव्रता को पहचानने में
चूक हुई है। फरीदाबाद से कश्मीर तक जो विस्फोटक नहीं फटा, वो अचानक विस्फोट थाने में होता है। धमाका कैसे हो गया, सवाल सबसे बड़ा यही है। और बिना डेटोनेटर्स के विस्फोटक इतना जोरदार कैसे हुआ, सोचिए आप जरा, इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ। एक्सपर्ट से आज हमने दर्शकों बात की, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी की कार्रवाई अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव होगी। एक एजेंसीज गवर्नमेंट में जब जुड़ती हैं तो एक मिला जुला डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेना होता है। टारगेट्स को चूज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का रोल है वर्ल्ड ओपिनियन के लिए, गवर्नमेंट का रोल है एक डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड डिसीजन होना चाहिए, वेल एग्जीक्यूटेड डिसीजन होना चाहिए। सो इसमें जल्दबाजी करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो सरकारी तौर पर ये क्लियर करना कि जैश और आईएसआई का एग्जैक्ट हाथ है, ये भी अभी तक डिक्लेयर होना बचा है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे। सवाल कई सारे, आइए उनके जवाब तलाशते हैं। पुलिस की थ्योरी पर एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि सैंपल लेते वक्त हादसा हो गया, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट शुद्ध रूप से काफी स्थिर होता है। AN सामान्य यानी अमोनियम नाइट्रेट सामान्य तापमान पर आसानी से नहीं फटता है। अमोनियम नाइट्रेट विशेष परिस्थितियों में ही फटता है। अगर हैंडलिंग के वक्त स्पार्क या हीट जनरेट हो जाए, या अमोनियम नाइट्रेट में RDX BAT-N मिला हो, तभी बड़े धमाके के लिए मजबूत इनिशिएटर की भी जरूरत पड़ती है, ताकि धमाके से बड़ा शॉक वेव पैदा करे और तबाही मचे। यानी शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट खुद से डेटोनेट नहीं करता है दर्शकों, ये आप समझिए। जब अमोनियम नाइट्रेट को 170 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब अमोनियम नाइट्रेट पिघलने लगता है, डिकम्पोजिशन होता है दर्शकों। और अगर अमोनियम नाइट्रेट बंद कंटेनर में हो तो डिकम्पोजिशन से गैस बनती है, यानी बंद डिब्बे में N2O और H2O का दबाव बढ़ने से धमाका संभव है। जिस विस्फोटक में धमाका हुआ उसे एयर टाइट कंटेनर में लाया गया था दर्शकों। मुमकिन है कि कंटेनर का तापमान बढ़ने या ट्रिगर होने से धमाका हुआ हो, लेकिन अभी भी सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब तलाशे जाने, और इसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए दर्शकों, जो 3 कार थी वो तो मिल गई हैं, लेकिन सवाल ये कि धमाके पर धमाके हो रहे हैं, तो ये चौथी कार कहां है, जिसका अभी तक ना नंबर पता है, वो कौन सी कार है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दर्शकों, मैं इसलिए चिंता की बात कर रहा हूं, आइए जरा, चिंता क्यों है हमें, क्योंकि दर्शकों 360 किलो विस्फोटक कहां है किसी को नहीं पता। ये विस्फोटक इतना है कि अगर फट गया तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, लेकिन एजेंसीज इसे ढूंढने में लगी हुई हैं। और आपको बताते हैं एक्सपर्ट भी इसे खतरा मान रहे हैं, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जो बाकी बचा हुआ विस्फोटक है वो किस तरह से पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लोकेट करती हैं इंट्रोगेशन में, और तमाम कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी विवेचना की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है या इससे और जितने भी जुड़े हुए तार हैं, जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं, चाहे कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, किसी भी स्टेट से कनेक्ट होते हैं, तो उसकी तमाम की जाँच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं। आने वाले समय में पुलिस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत चैलेंज भरा समय है। उम्मीद है कि इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं कामयाब होंगी और तमाम तरह के जो खुलासे हैं, तमाम तरह की चीजें वो हो पाएंगी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, अभी देश में दावा किया जा रहा है कि कई डॉक्टर्स हैं जो आतंकियों के संपर्क में थे, वो लापता हैं और योगी फोर्स उनकी तलाश में है। और इधर अल फला पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। दिखाइए जरा विजुअल्स, ये आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, अल फला यूनिवर्सिटी की मैपिंग की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कमरा तो नहीं, कोई ऐसी जगह तो नहीं जो छिपाकर बनाई गई हो, इसलिए अब पूरी मैपिंग की तैयारी की जा रही है। और इधर दर्शकों मैं आपको बताऊं, डॉक्टर शाहीन लखनऊ की थी, यूपी इनके टारगेट पर था, इसलिए यूपी एटीएस भी लगातार आतंकियों की जांच पड़ताल कर रही है। योगी आदित्यनाथ की नजर है
यूपी पुलिस की नजर है, यूपी एटीएस की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है दर्शकों? क्योंकि आतंकी उमर धमाके से पहले मस्जिद में गया था और इसलिए अब जगह जगह की मस्जिदों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। कहीं यहां पर तो आतंकी छिपे नहीं है। और दर्शकों आपको बता दूं, एक तरफ जांच पड़ताल तेज हो रही है तो दूसरी तरफ यूपी में एनएसजी ने मोर्चा संभाला। देख रहे हैं आप, MI-17 काशी बनारस पहुंच गया है और इन तस्वीरों को दिखाइए, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, कमांडोज का आना, एनएसजी का सक्रिय रहना और यूपी एटीएस का जांच पड़ताल करना यूं ही नहीं है, क्योंकि 15 डॉक्टर्स अभी गायब हैं। और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी में भी जांच तेज हो गई है। आतंकी शाहीन को लेकर एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। पता चला है कि शाहीन सबसे ज्यादा कानपुर और लखनऊ गए। शाहीन के यूपी कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आतंकी कनेक्शन के बाद योगी फोर्स भी अलर्ट पर है। इस बीच यूपी में उन 20 डॉक्टर्स की तलाश भी तेजी से की जा रही है, जिसका कनेक्शन आतंकी शाहीन से बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर मिसिंग है। दर्शकों, ये वो 15 डॉक्टर हैं जो आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम अब कनेक्शंस को जोड़ने में जुट गई है। खबर यह है कि डॉक्टर्स के टारगेट पर हिंदूवादी नेता हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकी ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और आपको बताता हूं कैसे हिंदूवादी नेता इससे सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। एक फोन आता है मेरे पास और बताया जाता है जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। उसमें हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की धर्मपत्नी जी का नाम है, मेरा नाम है और लखनऊ के 2 और नेता गोपाल राय और महंत दिव्यागिरी जी का नाम आया है। तो शासन स्तर पर मेरी सुरक्षा को लेकर के पुनः उस पर उसकी जानकारी सब जुटाई जा रही है और उन्होंने कहा है हम लोगों से कि आप अलर्ट रहिए। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच सवाल ये, क्या ये सब कुछ मुल्ला मुनीर कर रहा है? क्या ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकियों को पालता है। लेकिन अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है दर्शकों, और पाक पर प्रलय बम की तैयारी में ये क्यों कह रहा हूं, आपको अगले कुछ मिनटों में समझ आ जाएगा। पहली तस्वीर दिखाइए। बिहार में जीत हुई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से पाकिस्तान पर हमले के लिए रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि सेना को पूरी तरह से तैयारी पर रखा गया है। और ये तस्वीर देखिए जरा, यहां अजय वॉरियर्स पूरी तरह से तैयार हैं और 17 नवंबर से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं किसी भी तरह की चुनौती हो, भारतीय सेना तैयार है। सुनिए जरा। और नीचे रन और क्रीक तक का हो, हम किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आए तो सदन कमांड, चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो और नीचे रन और क्रीक तक का हो, हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। The message comes out clear to the world. India is ready. Always, everywhere. अब दर्शकों देखिए इधर, पुलवामा में आतंकी उमर के घर को बम से उड़ाया है। देख रहे हैं आप,
ये आतंकी उमर है जिसने फिदायीन हमला किया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे एक्शन लिया जा रहा है। जो गद्दारों का हश्र हो रहा है वही पाकिस्तान का होगा। देख रहे हैं आप, आतंकी उमर के घर को जमींदोज कर दिया है। यहीं पर आतंकी साजिश रची गई दर्शकों, और दावा किया जा रहा है कि ऐसे एक्शन लगातार होते रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसका खौफ जिन्नालैंड यानी आतंकिस्तान में भी है। देख रहे हैं आप, ट्रेन में आप देखिए जरा, बीएमपी और कई टैंक नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का खौफ है दर्शकों, जो भारत के पूरी तैयारी को बताता है कि पाकिस्तान कैसे डर के मारे कांप रहा है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अब मोदी का अगला टारगेट पाकिस्तान लॉक हो गया है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। दिल्ली के बाद नौगाम मोदी एक एक कनेक्शन को बारीकी से समझ रहे हैं। सेना को फ्री हैंड दे चुके हैं। 17 नवंबर से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। कब होगा, कहां होगा, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। क्योंकि बारूद से खेल रहे मुनीर को सबक सिखाने के लिए बदले की आग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में धड़क रही है, जिसकी खबर पीएम मोदी तक पहुंची है। जो भी होगा पाकिस्तान के लिए घातक और विनाशक होगा। दर्शकों, पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए भारत का मिशन तैयार है, और आपको बताता हूं इस मिशन में क्या क्या है। बिहार में बम्पर जीत का क्रेडिट सीधे तौर पर पीएम मोदी को गया है, जिसकी वजह से पीएम मोदी का राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कई दफा पाक को चेतावनी दी है। अब बिहार जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती की उम्मीद है। यही वजह है कि पाकिस्तान में 14 नवंबर के बाद से दहशत का माहौल है। ऐसे में युद्ध की आहट से मुनीर और शहबाज दोनों में घबराहट है। जानकार मानते हैं कि मोदी इस बार कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए इंडो पाक बॉर्डर पर सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। इस बीच देश में छिपे गद्दारों की भी धरपकड़ शुरू हो गई है। गुजरात एटीएस ने आईएसआई से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन से जुड़े गुरप्रीत सिंह को पंचमहल से गिरफ्तार किया गया है। उस पर भारत में आतंकियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। इधर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युद्ध के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। यानी पहले देश में छिपे गद्दारों को ढूंढकर बाहर निकाला जा रहा है, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है। इसकी तैयारी कर ली गई है। सुनिए जरा सीडीएस अनिल चौहान साहब क्या कह रहे हैं। Having said that, I must also confess that predicting future is perilous. युद्ध में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा, कैसे होगा, या इसका नतीजा क्या होगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे संघर्षों या लड़ाइयों का भी सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। सैनिक हर दिन युद्ध नहीं लड़ते, वे योजना बनाते हैं कि भविष्य में युद्ध कैसे हो सकता है। वे ये भी सोचते हैं कि उन्हें कैसे तैयार होना चाहिए, कैसे हथियार और उपकरण जुटाने चाहिए, और कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि वे युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब युद्ध का समय आएगा तो उन्हें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। युद्ध में कोई उपविजेता नहीं होता। इसका मतलब है कि युद्ध में या तो आप जीतते हो या हारते हो, दूसरा स्थान नहीं होता। We have to get it right actually, because when the time comes, we have to do it all correctly. Because as we have been saying that they will run us up in war, and we have to get it right. So that thought process has to be right, our equipping has to be right, our organizations have to be right, our doctrines have to be right for that war. We don't practice it every day. We may train ourselves. लेकिन दर्शकों, ये पाकिस्तानी सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिए।
ये पाकिस्तान का मंत्री है, ये एक सेंटर पर पहुंचा, मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा पहले भी पाकिस्तान ने फैलाया है। देखिए जरा कैसे ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। नैरेटिव के जितने ऑपरेशंस थे, वी वर फाइटिंग अ नैरेटिव वॉर फ्रॉम दिस न्यू डिजिटल सेंटर। अमेजिंग। सो आई वांटेड दैट वी शुड बी वेल इक्विप्ड टू डील विद एनी सिचुएशन, एंड दिस इज आवर स्टेट ऑफ द आर्ट AI बेस्ड न्यू डिजिटल सेंटर। वी कॉल इट द DCD, द डिपार्टमेंट फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। नाइस। And so this is जहाँ पर सारी मॉनिटरिंग हो रही थी during the war, during those very long days, I have to say, और यहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे थे। सारी मॉनिटरिंग भी हो रही थी, इंटरव्यूज भी हो रहे थे, कंटेंट भी बन रहा था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही थी। तो जो वॉर का ऑप्स रूम था, वो इधर डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर था। सुना दर्शकों आपने कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन इनका डर है दर्शकों ड्रोन। पाकिस्तान में ड्रोन का खौफ है, क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन आर्मी की तस्वीर पोस्ट की, और उसके बाद एक एक पाकिस्तानी डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, भारत की जो ड्रोन फोर्स है वो ग्राउंड पर उतर गई है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। इस तरफ आप देखेंगे खासतौर पर भारत में निर्मित वो ड्रोन्स हैं जिनसे कि दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा सकती है, और ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के वो एसेट्स, दुश्मन की वो लोकेशंस जहां से दुश्मन जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पेलोड क्षमता भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैमरास हैं जिससे कि दुश्मन के इलाके पर नज़र रखी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये पेलोड कैरी करता है, उसमें किसी भी तरह का ID हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश की जाती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाए। ड्रोन्स जो हैं उनका भी इस ऑपरेशन में सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है, यहाँ पर चुनौतियाँ हर एक तरह से हैं, न सिर्फ ग्राउंड चैलेंजेस हैं बल्कि इसके अलावा ड्रोन्स एक बड़े चैलेंज के तौर पर हैं, और ड्रोन्स को किस तरह से निष्क्रिय किया जाए उसको लेकर भी भारत की तैयारी खासतौर पर इस सरहदी इलाके पर पूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसी है भारत की ड्रोन फोर्स, जिसे लेकर मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान कांप रहा है। पाक पर ड्रोन अटैक की तैयारी है। दिल्ली बम धमाके के बाद भारत पाक में जबरदस्त तनाव है दर्शकों, और इसी तनाव के बीच बॉर्डर पर ड्रोन से युद्धाभ्यास चल रहा है। सीमा पर भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमता को और मजबूत कर रही है, जिस पर चोरी छिपे ही सही पाकिस्तान की भी नजर है दर्शकों। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक में ड्रोन से हमले किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या एक बार फिर वही रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि भारत के पास कई विदेशी और स्वदेशी ड्रोन्स हैं। सर्चर MK2 इजरायली निर्मित ये ड्रोन लक्ष्य ढूंढने में माहिर है, और हेरॉन UAV दूर तक निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम है। हेरॉन TP 1000 किलो तक मिसाइल से हमला कर सकता है। MQ-9 रीपर ये 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 मिसाइल के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसी के साथ कई और अत्याधुनिक ड्रोन्स भारतीय सेना के पास हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान पर हमले की उम्मीद जताई जा रही है, और इसलिए पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान डर रहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। डिफेंस मिनिस्टर का रैन ऑफ कच्छ में ये कह देना कि अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत सर क्रीक में की तो कराची का रास्ता वहां से होकर गुजरता है, भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। लोंगेवाला में रुद्रा ब्रिगेड और भैरव बटालियन और ड्रोन प्लाटून नई यूनिट्स का रेज करना, और फिर त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रोन से लेके एम्फीबियस ऑपरेशन तक और साइबर वारफेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तक एक्सरसाइज करने के बाद अब जब ये पता लग जाए कि दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास सफिशिएंट आधार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई देगा। ये जितने भी डॉक्टर थे ये कहीं ना कहीं ट्रेंड हुए हैं, मोटिवेटेड थे। ये तुर्की और अफगानिस्तान से इनको
जो इनके हैंडलर थे वो कार्रवाई कर रहे थे, मगर ये हैंडलर आईएसआई से ही मोटिवेटेड थे, आईएसआई इनको कंट्रोल कर रही थी। तो ये सच्चाई है कि इसका अभी एक प्रकार से बहुत स्ट्रांग रिस्पांस भारत की गवर्नमेंट देगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले बता दिया कोई भी जो एक्शन है, स्पेशली टेररिज्म का एक्शन है, उसको हम एक्ट ऑफ वार देखेंगे। मुझे लगता है बहुत जोरों से तैयारी हो रही है भारत की। अब दर्शकों, बड़ा सवाल ये कि ये आतंकी हैं जो पूरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब इनके भी खात्मे की तैयारी है। इनके नए नए संगठन आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि हाफिज का बेटा नए नए मॉड्यूल का जिक्र कर रहा है। डॉक्टर की तरह आतंक के मॉड्यूल का खुद खुलासा कर रहा है, जिसमें सबसे ऊपर महिलाओं को लक्षित करने वाला विंग है। मुस्लिम युवा लड़कियों को टारगेट कर आतंकी बनाया जा रहा है। साथ ही मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर्स की तरह आतंकी लॉयर्स विंग का भी जिक्र कर रहा है, सोचिए आप। साथ ही स्टूडेंट विंग को भी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे जरूरी, लिबरल्स विंग, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इस विंग के अलग अलग टारगेट हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है दर्शकों, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का प्लान। लेकिन आतंकी भूल गए हैं कि हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी हो चुकी है और भारतीय सेना की टारगेट पर एक एक आतंकी ठिकाने हैं। इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और हाफिज का बेटा कांपने लगा है। सुनिए जरा। एक तो तबका ये है कि यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वेमेन विंग है, टीचर विंग है, वकला विंग है, लेबर विंग है। ये सारे मुख्तलिफ तबकात इस तरह मौजूद हैं। लोग अब असातिज़ा भी हैं, लोग तलबा भी हैं, लोग यूथ भी हैं, लोग वकला भी हैं, लोग लेबर भी हैं। तो ये जो जितने ये विंग्स हैं, इन सब में हमारी यूनियन काउंसिल लेवल पे जुज़वक्ती तौर पर हमें एक एक लाजमी तौर पर जिम्मेदार को मुतय्यन करना चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलते हैं सीधे बिहार। आप कहेंगे भाई बिहार में तो रिजल्ट आ गया, अब क्या बचा है खबर में? तो खबर आपको बताता हूं, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे। और आपसे भी अगर पूछे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप भी 100% नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि जब नीतीश ही नहीं बोल रहे हैं तो कोई और कैसे बोलेगा? क्या चल रहा है बिहार में, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, एक बार फिर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि आतिशबाजी लगातार हो रही है, अलग अलग नेता बधाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं दर्शकों? नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया, बड़ा लंबा पोस्ट किया है और मतदाताओं को नमन किया है, बिहार की जनता को यह पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें धन्यवाद दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों कि अभी वाकई में क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्योंकि उनके सिपह सालार दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में संजय झा और लल्लन सिंह पहुंचे हैं और बड़ी मीटिंग हुई है दर्शकों। और संजय झा और लल्लन सिंह का पहुंचना बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। अब दर्शकों, इधर एक तस्वीर आ गई, देखिए जरा इस तस्वीर को आप। इस तस्वीर में चिराग पासवान और नीतीश कुमार है और यह आज ही मुलाकात हुई है, लेकिन स्वागत चिराग पासवान का हुआ है और नीतीश को चिराग ने नेता मान लिया है क्या? यही सवाल दर्शकों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या कह रहे हैं चिराग पासवान जीत के बाद, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सवाल ये तैर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश इस मुद्दे पर हमेशा की तरह मौन है, लेकिन बोलने वाले खुलकर बोल रहे हैं। हर दिन कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। में बिहार को लीड करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का बात आएगा, उन्हीं के नाम आएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे।
मुख्यमंत्री को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। सबको पता है नीतीश सियासी पिच के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए सीएम पद के फैसले में नंबर गेम के साथ साथ सियासी समीकरण का संतुलन जरूरी है। लेकिन दर्शकों, बिहार में तो चर्चा हो रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आपको बताता हूं बिहार में अंदर खाने क्या क्या चर्चा हो रही है। बिहार में एनडीए चुनावी जंग जीत चुका है और अब बारी है राज्य का सीएम चुनने की। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्या वाकई लेंगे? क्योंकि ये सवाल अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है, तलाशा जा रहा है। चिराग, मांझी और कुशवाहा अपनी राय दे चुके हैं। तीनों ने नीतीश के सीएम बने रहने का दावा कर दिया है, लेकिन बीजेपी और नीतीश की चुप्पी से सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी कभी हां और कभी ना वाली स्थिति में है। सियासी गणित नीतीश की सौदेबाजी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस बार नीतीश पलटी भी मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चिराग, मांझी और कुशवाहा के नंबर के साथ बीजेपी बिहार में आसानी से सरकार बना सकती है। राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बीजेपी बिना नीतीश के नहीं चलेगी। नीतीश के वोट शिफ्टिंग की वजह से ही प्रचंड जीत मिली है। जेडीयू के संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों का मंथन हो रहा है। इसी सियासी मंथन से सीएम का नाम निकलेगा। कौन सीएम बनेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होगी। भाई विधायक दल की बैठक के बिना ऐसे ही गवर्नर के यहाँ कोई चला जाता है क्या? बैठक तो औपचारिकता तो करनी पड़ती है। बैठक होती है और उस बैठक से औपचारिकता की बात करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर गवर्नर के यहाँ आदमी जाता है। तो इसलिए उसमें क्या बीजेपी के नेता ने कहा, इसमें कोई गलत कहाँ कहा? नेता नीतीश कुमार जी हम लोग मान गए हैं। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के नेता पद के ये चुनाव होगा या उनको तो मान लिया गया। अब वो जैसे मंत्रिमंडल का वो गठन करेंगे उन पर निर्भर करता है। हम लोग को कोई दबाव नहीं है, अपना स्वेच्छा से जैसे वो करेंगे हम लोग को मान्य होगा। अब दर्शकों, आपने सुना, लेकिन इधर बिहार की जनता भी क्या कह रही है, उनके मन में क्या है, सुनिए जरा। हम एक नंबर है, भाजपा का सरकार है। एक नंबर, उसी का सरकार बनना ही चाहिए था। मतलब जिनको चाह रहे थे उन्हीं की सरकार, बस उसी का सरकार बनेगा बस। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का विकास पुरुष है, विकास पुरुष बिल्कुल है। आज भी नीतीश ही बिहार है और बिहार ही नीतीश है। सबका साथ सबका विकास, तो ये एनडीए पार्टी है। अभी नीतीश जी के साथ में बीजेपी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हमारे बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें छेड़छाड़ के होने वाला कोई दो राय नहीं है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर नीतीश पर सस्पेंस बना हुआ है तो उधर लालू का परिवार बिखर गया है। दर्शकों, लालू परिवार में महाभारत हो रही है और लालू यादव कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, लालू का पूरा परिवार है। इसमें तेजस्वी हैं, तेज प्रताप भी हैं और उनके पूरे परिवार की ये फोटो सामने आई। लेकिन दर्शकों, अब क्या हुआ, दो तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें छोड़ चुकी हैं और लालू फैमिली को बिहार के अब लोग कह रहे हैं क्या नजर लग गई है, लेकिन नजर नहीं लगी है दर्शकों। ये सब सियासत का खेल है। ये आप देखिए, आज रोहिणी ने कहा कि मैं अपने आप को परिवार से अलग करती हूं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि संजय झा और रमीज ने मुझसे कहा सारी जिम्मेदारी मेरी है, पार्टी और परिवार से वो दूर चली गई हैं। लेकिन रोहिणी कौन है दर्शकों, आपको बताऊं मैं। रोहिणी आचार्य लालू की वही बेटी है। ये देख रहे हैं आप, लालू यादव की किडनी खराब हो चुकी थी और लालू यादव को किडनी रोहिणी ने ही दी। तब से लेकर अब तक रोहिणी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन अभी तक उन्हें परिवार ने क्या नेता नहीं बनाया, इसलिए नाराज हो गई। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, नाराजगी किससे है। संजय, जो महाभारत लालू परिवार में हुई है, उसके केंद्र में है संजय। यही है संजय यादव, जो तेजस्वी के सबसे खास बने हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों,
ये रोहिणी आचार्य नाराज हुई थी संजय यादव से, लेकिन लालू परिवार पर जेडीयू अब निशाना साध रही है। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। राजनीति का महाभारत, उसका चुनाव परिणाम आ गया है। बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ये क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं गंधारी सब जानते हुए चुप हैं। चुनाव परिणाम का रुझान आना शुरू हुआ। उन्होंने संजय से पूछा, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय की नजरें झुकी हुई है कि महाराज हमको तो हरियाणा का मॉल दिख रहा है। नजर झुका हुआ ये संजय, जिनके बारे में कहा जाता है हरियाणा के हैं, पलायन की बात करते हैं, पुत्र हरियाणा से लाके राज्यसभा बनाते हैं। अब इनको चाणक्य कहा जाता था कि चाणक्य हैं। तो ये देख लीजिए हाल इन लोग का। और हस्तिनापुर का नाम बदल गया, हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, इसीलिए महाबिहार का ये जनादेश है। इसी का चित्रण है ये। लालू यादव ने सियासत में संघर्ष से सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली, बल्कि खुद उन्होंने सियासी विरासत खड़ी की। लेकिन क्या अब उनकी ये विरासत बिखर रही है? क्या उनका सियासी मैदान बेकार हो रहा है? एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। ये सवाल इसलिए भी कि जिस लालू की हुंकार पर बिहार की जनता खड़ी हो जाती थी, अब उसी लालू यादव का परिवार बिखरने की कगार पर आ गया है। दर्शकों, सियासत ऐसी चीज होती है जो परिवार को भी तोड़ देती है। और लालू परिवार में पहले तेज प्रताप अलग हुए, लेकिन अब रोहिणी ने मोर्चा खोल दिया। बिहार में लालू परिवार को झटके पर झटके लग रहे हैं। कल ही विधानसभा चुनाव में बड़ी हार से सामना हुआ दर्शकों, और आज बेटी रोहिणी आचार्य ने सबको चौंका दिया है। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी ने बड़ा ऐलान किया। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने के लिए कहा है और मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूं। संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं दर्शकों, और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं। रमीज यूपी के रहने वाले और तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। रोहिणी इससे पहले भी संजय यादव पर सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी की बस में फ्रंट सीट पर संजय के बैठने पर वो चुनाव के दौरान नाराज हो गई और चुनाव के ठीक पहले वो सिंगापुर चली गई थी। आपको बता दें, खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद लालू परिवार में फूट की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने आज बयान सुनवा रहा हूं आपको एक्सक्लूसिव। क्या कहा है परिवार को लेकर, सुनिए जरा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सुनिए आप, इतना बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि मेरा तो नाता ही नहीं है। और ये बात तेज प्रताप भी कह चुके हैं कि पार्टी में जयचंद भरे हुए हैं और इन जयचंदों की वजह से परिवार भी टूट रहा है और पार्टी भी खोखली हो रही है। लेकिन दर्शकों, आज तेज प्रताप यादव का वो बयान चर्चा का विषय बना हुआ है जब उन्होंने कहा कि आरजेडी में तो नहीं जाऊंगा। सुनिए जरा। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। अब दर्शकों, सिर्फ रोहिणी और तेज प्रताप नहीं,
पार्टी के अंदर नेता कार्यकर्ता भी अब संजय यादव पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा, दलाल बता रहे हैं। मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, हम मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव। अरे बाप। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि लालू परिवार में इस समय भयंकर संग्राम हो रहा है और केंद्र में है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने आरजेडी को मिली हार की वजह का खुलासा भी कर दिया है। तेज प्रताप ने लिखा, यह जयचंदों की करारी हार है। जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गए। फेलस्वी कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव कभी संजय यादव का नाम नहीं लेते। 25 मई को लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। तेज प्रताप इसके लिए संजय को ही जिम्मेदार बताते हैं। चुनाव परिणाम के बाद संजय को लेकर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। सिर्फ परिवार में ही संजय यादव को लेकर नाराजगी नहीं है, बल्कि पार्टी वर्कर भी संजय यादव के हस्तक्षेप से नाराज है। आरजेडी के नेता मदन साहा ने सीधे संजय यादव पर बड़ा आरोप लगाया। मदन साहा ने कहा, आरजेडी में संजय यादव दलाल बन चुके हैं और दलाली कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों आप सुनिए, इसको लेकर अब बिहार में सियासी वार पलटवार भी होने लगा है। सुनिए जरा। भाई अलग हैं तो बहन अलग हैं तो बहनोई का अलग हिसाब से। रोहिणी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने अपने फादर के लिए किडनी न दी है, डोनेट किया है ना। और वो इस तरह का डिस्परेट नोट लिख के जा रही है, कितने तकलीफ है उस लड़की की। तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ लालू परिवार को कि जो अपने पिता के लिए किडनी दान किया हो और जिस लालसा में परिवार के भलाई के लिए आई हो, उसकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब न वो करिए कि मैं जा रही हूँ। हम तो कहा कि वही दोनों जो हैं वही दोनों मिल करके तेजस्वी जी को हाईजैक किए हुए हैं। संजय यादव और रमीज। हाँ, नाम हम नहीं कहेंगे। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। लेकिन दर्शकों आज एक और बड़ी खबर आपको बताऊं। इधर लालू परिवार में बवाल है और उधर बिहार के नतीजों के बाद बिहार में बवाल है। देख रहे हैं आप, ये बवाल जबरदस्त चल रहा है। दिखाइए जरा बिना देर किए। देखिए आप, मतगणना के दौरान हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जबरदस्त फोर्स को तैनात किया गया। बीएसपी के समर्थकों ने हंगामा किया है ये कैमूर में। ये आप देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दर्शकों हंगामा जैसे ही बड़ा, पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज किया। फुल फ्रेम दिखाई। अब मैं आपको बताता हूं, प्रशासन की गाड़ियां तक आग के हवाले कर दिए। देखिए जरा कैसे पूरी गाड़ी को आग लगा दिए। दिखाइए जरा। चलिए भागिए, चलिए।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, देख रहे हैं आप, पुलिस पर पत्थर तक फेंके गए। यानी बिहार में रिजल्ट के बाद देख रहे हैं आप, एक पुलिसकर्मी यहां घायल हो गया, पत्थर उस पर बरसाए गए। लेके जाए जल्दी। सोचिए आप, बिहार में एक तरफ शपथ की तैयारी, लेकिन उससे पहले बवाल किया जा रहा है। और कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान मोनिया बाजार सीमित में तनाव हो गया। आपको बता दें, बसपा समर्थकों ने प्रशासन पर मतगणना में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। रामगढ़ सीट पर 25वें राउंड का परिणाम जारी होने में देरी को लेकर समर्थक और पुलिस की टीम आमने सामने आ गई। पुलिस ने जब बसपा समर्थकों को समझाने की कोशिश की तो वो पथराव करने लगे। उग्र भीड़ ने पुलिस पर ईंट और पत्थर बरसाए। बवाल में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। भीड़ ने प्रशासन की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बवालियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मची। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद भी बसपा समर्थकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। बवाल के बाद चुनाव आयोग की ओर से रामगढ़ विधानसभा सीट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह ने 30 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है और ये सबसे कम मार्जिन से जीत है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इधर बिहार में बवाल चल रहा है और उधर तैयारी हो गई है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की। दिखाइए, बिहार के बाद क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है? क्योंकि पीएम मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। दिखाइए तस्वीर, बिहार जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने अगला टारगेट लॉक कर लिया है और वो टारगेट है बिहार के बाद बंगाल का। और इसके लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयार हैं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है और इसी का असर है, देख रहे हैं आप, बंगाल में बिहार की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, ढोल बजा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इधर आतिशबाजी की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और सीधे टीएमसी को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दर्शकों, ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी का ये सपना है और बीजेपी सपना देख रही है कि वो बंगाल में सरकार बना पाएंगे। और इस बीच आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। कूच बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। यानी अभी से बिहार की राजनीति खत्म हुई तो इधर बंगाल में राजनीतिक कैसे समस्या हुई है उसकी तस्वीर दिखाते। बिहार में एनडीए की सुनामी के बाद बीजेपी ने बंगाल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने हुंकार भरी, कहा बिहार के बाद अब बंगाल से जंगल राज उखाड़ फेंकेंगे। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार की जीत पर जब बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे तो उन पर लाठी डंडे से हमला किया गया। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। डायमंड हार्बर स्टेशन के पास हम लोग सभी मंडल मिलकर वहाँ लाडू बांटने गए थे। हम लोग पुष्पेंदु नाम का एक वहाँ का एक टीएमसी का हरमत वाहिनी
सबको लेके मुस्लिम लोग को लेके हम लोग के ऊपर अटैक किया, इतना मारा उससे भी पागल कुत्ते के जितने मारते हैं उससे भी ज्यादा हमको मारा। हम तो सोच रहे थे उस टाइम हम लोग को मार देने। सवाल ये कि जीत का जश्न मनाने पर बंगाल में हमला क्यों हुआ, ऐसी घटनाएं ममता सरकार पर सवाल उठाती हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, ये हंगामा हो रहा है और इधर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। 2026 की शुरुआत में बंगाल में चुनाव है और इसके लिए बीजेपी तैयार हो गई। बीजेपी ने खास प्लान बना लिया है और यह बता रहा है कि बंगाल में इस वक्त घमासान बड़ा होगा। दर्शकों, बिहार में प्रचंड जीत के बाद मोदी ने हुंकार भरी। बिहार ने बंगाल में जीत का मार्ग दिखा दिया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल से जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में बीजेपी ने जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को जमकर घेरा। मोदी ने कई सभाओं में कट्टे वाली सरकार का भी जिक्र किया। अब बंगाल में बीजेपी कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को घेरेगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया और कहा, बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल के बीजेपी नेता बिहार की जीत से उत्साहित हैं। ये जीत कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से मजबूत करेगी। बंगाल बीजेपी ओबीसी, ईबीसी, महिला वोटर का मुद्दा उठाएगी। बीजेपी बूथ मशीनरी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। संघ की मदद से बीजेपी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रही है और बीजेपी के दावे को टीएमसी सपना बता रही है। बंगाल में बीजेपी के सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। 2021 के चुनाव में बीजेपी को 294 में से 77 सीट मिली थी। टीएमसी 215 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना। जब तक बंगाल में भागुआ नहीं होगा, जब तक बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार नहीं होगा, तब हमारा राष्ट्रवाद, विकासवाद और जो हमारी भारत की संस्कृति है, उनका जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। बिहार में जैसे तूफान हुआ, आने वाला दिन में यहाँ भी मोदी जी का धुआंधार कैंपेनिंग होगा और बंगाल में भी मोदी जी का आंधी चलेगा। आप कह रहे हैं कि अब बंगाल की बारी है, लेकिन इतना याद रखिए कि आपने बंगाल को हमेशा अपमान किया है, उनके हकों को छीना है, उनको जो पैसा मिलता है उसको आपने रोक दिया है। 2026 का निर्वाचन आपको सही जगह दिखाएगा, भाजपा को भी सही जगह दिखाएगा। अब बंगाल की बारी है और ये जो लोग हैं ना, ये चोरों का पार्टी है। ये अपना परिवार और अपना एजेंडा छोड़ के कुछ नहीं समझते हैं। तो बंगाल के भी महिला लोग आज जिस तरह से हम लोग का असम्मान किया गया, 15 साल हमारे ऊपर अत्याचार हुए, बंगाल के महिला भी इसका पथ प्रदर्शन मोदी ने संकेत दे दिए हैं और वो होने वाला ही है। लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होके, बिहार होके गंगा बंगाल में आता है। सब जगह बीजेपी है, तो बारी बंगाल की है, जो यहाँ परिवर्तन जरूरी है। दर्शकों, आपको बताऊं मैं बंगाल की चर्चा क्यों हो रही है। जैसा बिहार में एसआईआर की चर्चा हो रही थी, बंगाल में भी घुसपैठिए भागने लगे। खबर यह है कि घुसपैठियों ने बंगाल छोड़ना शुरू कर दिया है। एसआईआर की डर से वहां कई रोहिंग्या भाग खड़े हुए हैं। ऐसा दावा कौन कर रहा है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने दावा किया और चुनाव आयोग को सबूत दिए कि इस समय बंगाल में लाखों फर्जी वोटर हैं, जिनकी संख्या 13 लाख से ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, क्या वाकई एसआईआर बहुत बड़ा एक बहुत अलग तरह से तस्वीर को आप समझें तो सेटबैक होगा क्या ममता बनर्जी के लिए?
जैसा महागठबंधन को बिहार में झटका लगा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया है। ममता बनर्जी ने मार्च निकालकर विरोध जताया है। ममता ने एसआईआर को नोटबंदी की तरह वोटबंदी बता दिया। टीएमसी ने दावा किया कि एसआईआर के रडार में 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। एसआईआर के चलते बंगाल में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में शिक्षकों का सहयोग ले रहा है। टीएमसी नेता शिक्षकों को बीएलओ बनाए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। ममता ने कहा चुनाव आयोग को एसआईआर तुरंत बंद कर देना चाहिए। वोटर लिस्ट से 2 से 3 महीने में अपडेट नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी ने चुनाव आयोग को फर्जी वोटर के सबूत तक सौंप दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की है। 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के सबूत दिए गए। बीजेपी ने एसआईआर के जरिए फर्जी वोटर्स को हटाने की मांग की है। और बीजेपी ने ममता पर बीएलओ को धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है ममता बीएलओ को धमका रही हैं, वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को विफल करना चाहती हैं। लेकिन एसआईआर अब बंद नहीं होने वाला है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आपको बताता हूं मैं बीजेपी और टीएमसी इसको लेकर क्या करें, सुनिए जरा। जैसे एसआईआर का घोषणा हुआ, यहाँ पटाखा छूटना शुरू हो गया। पूरे बंगाल में आज देखिए चारों तरफ देखिए पटाखा छूट रहा है। इसका मतलब है कि बंगाल की जनता को समझ में है कि एसआईआर होने से ही बंगाल में एक कुशासन का समाप्ति होगा। चुन करके जिन जगहों पे मार्जिन कम होता है जीत का, वहां पे वो फर्जीवाड़ा होता है। 100 में देखे गए कि वो 50 सीट ऐसे होंगे जहां पे वोट चोरी कर देने से बीजेपी जीत जाएगी, तो उन्हीं असेंबली सीट को चुना जाता है। बंगाल में ये जो मार्जिन है ये बहुत ज्यादा है, बंगाल में ये पॉसिबल नहीं है। और आज बात करेंगे सूत्र की, जो आपके घर से जुड़ा हुआ है। आज के समय में हर घर में कलेश होता है। इससे बचने के लिए प्रेमानंद महाराज जी बड़ा अच्छा सूत्र बताते हैं। क्या कहते हैं? हमें अपने घर में कभी भी अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी कहते हैं वाणी पर नियंत्रण रिश्तों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक दूसरे की बुराई और पीठ पीछे शिकायत करने से आपको बचना चाहिए। यदि परिवार से किसी सदस्य से अगर गलती हो जाती है तो उसे प्यार से सम्मानजनक तरीके से समझाएं। यही एक संस्कारी परिवार की निशानी होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।